नमस्कार साथियों। आज हम एक शानदार क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। आरंभ भूगोल एनसीईआरटी बैच क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 6 का आज का जो हमारा टॉपिक है, आज पहली क्लास है। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो ओल्ड एनसीईआरटी है। और उस ओल्ड एनसीईआरटी को मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है वो चैप्टर आप पढ़कर इस क्लास को देख रहे होंगे। वो चैप्टर आप जरूर देखिएगा। और आप खुद भी ओल्ड एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के साइट से, या नेट पे मिल जाती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास ओल्ड। उसका पहला चैप्टर है। शानदार अच्छा कंटेंट दिया हुआ, बहुत बेसिक्स चीज दी हुई है। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एनसीईआरटी के मौलिकता को बनाए रखूं, एनसीईआरटी के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करूं। ऐसी मेरी मेरा पढ़ाने का एक तरीका रहेगा। उसकी मौलिकता बनी रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ताकि हम मूल एनसीईआरटी को पढ़ पाए। कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीजें जोड़ी जानी चाहिए, कुछ चीजें एडवांस लेवल पर समझाने के लिए जोड़ी जानी चाहिए, वहां पर ही हम जोड़ेंगे। अन्यथा हम जो मूल कंटेंट है एनसीईआरटी को, उसी को हम पढ़ेंगे। साथ में क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में लूंगा। क्वेश्चन फॉर्मेट भी वो मैं एनसीईआरटी से ही बनाकर मैंने डाले हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मेट भी एनसीईआरटी से ही होंगे, राइट। तो उस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये पृथ्वी और हमारा आवास, ये पुरानी एनसीईआरटी है। इसका चैप्टर 1 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इस क्लास को गंभीरता से लेंगे, इस बैच को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आप सब लोग जानते हैं कि एक निरंतरता नहीं रहती है, एक गंभीरता नहीं रहती है विद्यार्थियों में। क्योंकि इस दुनिया में, है ना, जो भी चीज फ्री मिलती है उसका महत्व कम होता है, उसकी वैल्यू कम होता है, हम सब जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्लास को गंभीर लेंगे, अच्छे से मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेंगे, और आप भी साथ में मेहनत करेंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सौरमंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में मैं कुछ चीजें क्वेश्चंस के साथ ले रहा हूं। पहले मैंने सोचा था कि क्लास को लाइव लिया जाए। लाइव क्लास में बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे कमेंट पे फोकस होता है ना, कंटेंट पे और पढ़ाने पे फोकस कम होता है। और चूंकि बेसिक्स है, बहुत ज्यादा आपके डाउट कुछ होंगे नहीं। कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, चाहे टेलीग्राम पर या यहाँ पर। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिक्स कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में आने चाहिए, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं साथ में। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि लाइव, जो मैं अभी लाइव की बात कर रहा था, लाइव लेना कल ही बताया था, आप सभी से मैंने पूछा था, आप सभी ने कहा कि सर रिकॉर्डेड ले लीजिए, हम गंभीरता के साथ इसको देखेंगे, हल्का सा स्पीड करके भी देख लेंगे। तो उसी लिए आपके वोटिंग के आधार पर ही, क्योंकि लोकतंत्र है, आपकी जीत हुई है, सबने कहा कि क्वेश्चंस हमें लाइव करवा देना, और कंटेंट की जो क्लास है वो आप रिकॉर्डेड डाल दीजिए। तो उस उम्मीद के साथ इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर। क्वेश्चंस है आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है, कमेंट करके देना। अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, फिर भी आपको कमेंट करना है। पृथ्वी से आंख और दूरबीन की सहायता से जितनी दूर तक आकाश को देखा जा सकता है, कहीं अधिक विस्तृत अनंत आकाश को कहते हैं। यहां पर इसको क्या कहेंगे बताइए। कि पृथ्वी के से आंख तक, मतलब पृथ्वी से आंख और दूरबीन की सहायता से, पृथ्वी से हम जितना दूर तक देख सकते हैं, जितनी दूर तक आकाश हमें दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक विस्तृत अनंत आकाश को हम क्या कहते हैं। तो उस अनंत आकाश को हम यहां पर क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए, आप लिखिए। उसको हम कहेंगे ब्रह्मांड। क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड को और सिंपल भाषा में हम कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत अनंत आकाश को हम क्या कहते हैं, यहां पर ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ अनंत आकाश है, वही क्या है, ब्रह्मांड है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ अनंत आकाश, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसमें बहुत सारे चीजें पाई जाती है, अनंत चीजें पाई जाती है, उसको हम यहां पर ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं है, इस ब्रह्मांड का आंशिक ज्ञान ही हमें, थोड़ा ज्ञान ही हमारे पास है, इसको हम यहां पर ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसके समूहों से बना है, ब्रह्मांड किसके समूहों से बना हुआ है। तो ब्रह्मांड किसके समूहों से बनता है, ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है। तो यहां पर ब्रह्मांड जो समूहों से बनता है, वो लाखों आकाश गंगाओं के समूहों से बनता है। इसका आंसर क्या होगा, लाखों आकाश गंगाओं के समूह से बनता है। किससे बनता है,
लाखों आकाशगंगाओं के समूह से बना होता है, वो ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी अनंत है। एक ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं होती है, आकाशगंगाओं का समूह होता है, उस समूह से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। तो ये यहां पर ब्रह्मांड है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आप साथ में भी अगर क्लास देख रहे हैं तो साथ साथ में खोल करके भी बैठ सकते हैं, और इंटरेस्ट आएगा आपको। क्लास देखेंगे आपको और मजा आएगा। अगर आपकी क्लास छठी क्लास की एनसीईआरटी है तो साथ साथ में आप खोलकर बैठ सकते हैं, साथ साथ में आप देख सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब देखो, जो ब्रह्मांड है उसमें और चीजें पाई जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आने वाले तारों, धूल कणों एवं गैस तंत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आने वाले तारों, धूल कणों एवं गैस के तंत्र को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, बताइए इसका क्या होगा, कमेंट करिए। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आने वाले तारे हैं, धूल कण हैं, गैस हैं एवं गैस तंत्र को संयुक्त रूप से मिलकर क्या कहते हैं यहां पर। और अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तब तक आप कमेंट कीजिए। वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो क्या कहलाती है। वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है वो क्या कहलाती है। तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। बहुत सारे लोगों ने तारे लिखा होगा, तो इसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड क्या है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आने वाले तारे हैं, धूल कण हैं, गैस हैं, तंत्र हैं, ठीक है, जिनका अपना एक गैस तंत्र है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, खगोलीय पिंड। तो इनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये सारे खगोलीय पिंड हैं। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है क्या कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देती है क्या कहलाती है, बताइए। तारा होगा या क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, स्टार। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तारा। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, तारे होते हैं, तारों का समूह होता है। ठीक है, विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है। विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है, बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरिक्ष। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों, जो खगोलीय पिंड है उसमें गैस होता है, रात्रि में वो अन्य प्रकाश से चमकते हैं, तारे कहलाते हैं। तारों का समूह जो होता है वो रात्रि में चमकता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच में, ये खगोलीय पिंड है, मान लीजिए ये खगोलीय पिंड है, राइट, विभिन्न खगोलीय पिंड है। इन खगोलीय पिंडों के जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है, राइट, क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। ठीक है, उसके बाद में खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। खगोलीय पिंड है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए शुक्र है ना, अलग अलग ग्रह, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ अलग अलग ग्रह पाए जाते हैं। तो उनकी बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो दूरी किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये वर्ष क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सूर्य की गति है, सूर्य के प्रकाश की गति है, आप सब जानते हैं कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य की गति जो प्रकाश वर्ष है वो क्या होगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश ने कितनी गति की, वो लगभग 95 खरब वर्ष होता है, मतलब 95 खरब किलोमीटर होता है। एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, ये सूर्य की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश जो वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष, जिसमें हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी है, इतनी अधिक दूरी है, और वो लगभग निश्चित होती है, स्थायी होती है, बदलती नहीं है, इसलिए उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में सूर्य ने कितनी दूरी, सूर्य के प्रकाश ने कितनी दूरी तय की। तो वो प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, बताइए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक वर्ष में वो कितना तय करेगा, लगभग 95 खरब के आसपास होता है। ठीक है, 95 खरब वर्ष के आसपास होता है, तो उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष में सूर्य की प्रकाश कितनी गति करता है, जिसको हम माप ही नहीं सकते, वो अनंत तक चला जाता है, राइट। तो प्रकाश वर्ष के बीच, प्रकाश वर्ष क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं
यहां पर ये ग्रह है, खगोलीय पिंड कह सकते हैं इन सभी को। इन सभी को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, खगोलीय पिंड। ये पिंड सबसे अधिक चमकीला, और इसके साथ साथ में ये पूरा कंप्लीट सौर मंडल है। ठीक है, इस सौर मंडल को आगे हम अभी वापस देखेंगे, एक एक करके डिटेल से हम पढ़ेंगे, सारे ग्रहों के बारे में शानदार अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अभी हम देख रहे थे चमकता हुआ खगोलीय पिंड, ये क्या है, यहां पर स्टार, तारा। तारा क्या होता है, तारा अंतरिक्ष में पाया जाने वाला एक चमकता हुआ पिंड है। ठीक है, बहुत सारे तारे चमकते हुए होते हैं, अपने प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अन्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य खुद अपने आप में क्या है, एक तारा है, एक स्टार है। सूर्य भी, सन भी एक स्टार है, और ये स्टार कैसा है, चमकता हुआ स्टार है, चमकता हुआ स्टार है। बहुत सारे तारे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं या अन्य के प्रकाश से चमकते हैं, अन्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकते हैं। राइट, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले एवं गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। अधिकांश तारे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मतलब तारे एक ऐसे गैसीय पिंड होते हैं जो गर्म होते हैं, जिनकी अपनी उष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और अपने प्रकाश को बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य। ठीक है, सूर्य। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, एक सन है, एक स्टार है। आप भी सूर्य की तरह चमकते हुए तारे हो, इस देश के भविष्य हो, तो अच्छे से मेहनत करो, साथ साथ में बढ़िया। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स है। तो सूर्य मतलब तारा है क्या, तारा है क्या। स्टार को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं। इस फॉर्म में दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये जो स्टार है, ठीक है, ये जो स्टार है, इस स्टार में है क्या, इस स्टार में है उष्मा। ठीक है, इस स्टार में क्या है, यहां पर इस स्टार में उष्मा है, ये गर्म है, इसका अपना तापमान है। ठीक है, इसका अपना लाइट है, प्रकाश है, जिसका वो उत्सर्जन करता है। और ये स्टार किससे बना हुआ है, ये गैसों से बना हुआ है, गैसों से निर्मित है। बहुत हल्की गैसें इनमें पाई जाती है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, सूर्य किससे बना है, दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। राइट, तो ऐसे ही अन्य तारे हल्की गैसों से निर्मित होते हैं। राइट, चले आगे। तो ये तारा है, तो तारा याद रहेगा नहीं रहेगा, साथ साथ में याद करते हुए चलना है, साथ साथ में इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं कि भूगोल पढ़ने का विषय नहीं है, भूगोल जीने का विषय है। भूगोल को जीना है, इमेजिनेशन करना है, पिक्चर बनानी है, माइंड में सोचना है, कॉन्सेप्ट तैयार करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है माइंड में। ठीक है, भूगोल को साथ साथ में जीना है, याद करना है। तो तारा क्या है, तारा एक गैसीय पिंड है, हल्की गैसों से निर्मित है, उसकी अपनी उष्मा है, उसका अपना तापमान है, उसका अपना प्रकाश है, जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऐसे ही इन ग्रहों में से ही एक सूर्य अपना ग्रह है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, ये सौर मंडल है। सौर मंडल के केंद्र में क्या है, यहां पर सूर्य है। तो ये सौर मंडल कैसे आया, कैसे बना, यहां पर ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, इसके बीच बीच में देखो ये एक पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी क्या है, ये एक बाहरी पट्टी क्या है, यहां पर ये तारों की एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है। इस सब को हम बहुत अच्छे से इमेजिनेशन के साथ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, चले आगे। चलिए, इस चित्र को हम वापस देखेंगे। अब तारों के बारे में और बात करें आगे, तो तारों में देखो यहां पर रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे क्या है, सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। चूंकि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, वो सूर्य है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अधिक आता है। बाकी जो सारे तारे हैं जो हमें रात्रि में छोटे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनका भी सूर्य की तरह अपना प्रकाश है, अपना तापमान है, अपनी ऊर्जा है, उष्मा है, लेकिन वो दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि वो तापमान, वो प्रकाश, वो ऊर्जा हमें महसूस नहीं होती है हमारे धरातल पर। ठीक है, इसलिए वो अत्यंत हमें आकार में काफी छोटे भी दिखाई देते हैं। राइट, ओरिजिनल कंटेंट है एनसीईआरटी का, साथ साथ में देखोगे एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाओगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी में कौन से कैसे कीवर्ड्स बनते हैं, या कोई लाइन लिखी हुई है तो उसको कैसे पुटअप करना है क्वेश्चन के रूप में, ये भी आप साथ साथ में सीख जाओगे। तो एनसीईआरटी को साथ में खोल के भी रखो,
हाईलाइट भी करो। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कल शाम तक हाथ से लिखे हुए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों में विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं, स्टार सिस्टम। ठीक है, नक्षत्र आपने नाम सुना होगा कि इसका तो नक्षत्र ही बिगड़ा हुआ है, या जब हम कुंडली निकालते हैं तो उसमें जो भी ज्योतिष होता है वो नक्षत्रों को देखता है कि इसके जन्म के दौरान नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। तो हमारा जब जन्म होता है तो तारों की, ग्रहों की स्थिति क्या होती है वो हमारे भविष्य पर भी इफेक्ट डालती है, ऐसा ज्योतिष कहता है। तो यहां पर हम देखें नक्षत्र होता क्या है, तो नक्षत्र होता है कि तारों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तारों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं या तारामंडल कहते हैं। याद रखिएगा, नक्षत्र या तारामंडल, इसको स्टार सिस्टम कहते हैं, तारातंत्र भी कह सकते हैं। तो नक्षत्र मंडल है, ये तारामंडल है, राइट। रात्रि में आसमान की तरफ देखते समय तारों के विभिन्न समूह अलग अलग आकार में हमें दिखाई देते हैं। कोई कैसा आकार बना रहा है, कोई कैसा आकार बना रहा है। तारे एक साथ होते हैं, कहां पर होते हैं बताइए, तारे एक साथ होते हैं आकाश में, तो उसको ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र कहते हैं एक व्यवस्थित सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित स्थायी होते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टार लगा के बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है हमारे लिए ये याद करने लायक है। 2 फैक्ट है, नक्षत्र मंडल तारामंडल क्या होता है सबको पता होता है, लेकिन यहां पर अर्सा मेजर एक नाम है, अर्सा मेजर, इसी को कहते हैं ग्रेट बियर। बियर मतलब भालू, तो भालू के आकार का ग्रेट बियर या बिग बियर, सॉरी बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगाया, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर 2 तरीके के नक्षत्र मंडल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एक है अर्सा मेजर बिग बियर, एक है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल या इसको स्मॉल बियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का, 7 संतों का एक क्या है, भारत ने ये नाम दिया सप्तऋषि मंडल। ठीक है, 7 ऋषियों का, 7 ऋषियों के नाम के आधार पर इसका नाम क्या दिया गया, सप्तऋषि मंडल। याद रहेगा, सप्तऋषि मंडल। तो एक प्रकार का इसको स्मॉल बियर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 नक्षत्र मंडल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, स्मॉल बियर, बिग बियर। स्मॉल बियर, बिग बियर को कहते हैं अर्सा मेजर, और स्मॉल बियर को क्या कहते हैं, सप्तऋषि। याद रहेगा, साथ में याद करो कैसे, बिग बियर अर्सा मेजर, स्मॉल बियर अपने गुरुजी, 7 अपने संत, 7 अपने ऋषि। तो ये नाम हमने दिया है, इसलिए इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं, राइट। अभी दिखाऊंगा सप्तऋषि क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये 7 ऋषि हैं, ये जो सप्तऋषि तारों का एक समूह है, सिंपल बात है। सप्तऋषि क्या, तारों का एक समूह है। अर्सा मेजर क्या है, ये भी तारों का एक समूह है। उन तारों के समूह को हम ऐसे मिला देते हैं, है ना, जैसे अपन चित्र बनाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाते, तो पॉइंट टू पॉइंट जब मिलाते हैं तो वो एक बियर के समान, बड़े बियर के समान, बड़े भालू के समान की आकृति बनती है, इसलिए अर्सा मेजर को हमने बिग बियर नाम दे दिया। और जो 7 ऋषियों के आधार पर जिसका नाम तारों का समूह पड़ा, उसको हमने स्मॉल बियर दे दिया, राइट। अब जो ये सप्त ऋषि है, अगर इसको देखते हैं और इसकी सीध में एक रेखा खींचते हैं तो ये ध्रुव तारे को इंगित करता है। किसके को इंगित करता है, ध्रुव तारे को इंगित करता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तारा मंडल, कौन सा नक्षत्र मंडल ध्रुव तारे को इंगित करता है, स्मॉल बियर या यहां पे सप्तऋषि मंडल है। चलें आगे, याद रहेगा। चलिए अब देखो, आपको ये अर्सा मेजर है, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये अर्सा मेजर है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर ये नक्षत्र मंडल है, राइट। तारों का एक समूह है। अब देखो ये तारे कैसे बने, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 तारा, ये 2 तारा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इन जब तारों के आकार को मिला दिया गया तो इसको नाम क्या दे दिया, बिग बियर। ठीक है, इसको नाम दे दिया बिग बियर, बड़ा भालू, राइट। उधर आते हैं, ये भी ग्रेट बियर है। ये सेम इन्हीं को ही, इन चित्रों को ही हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है।
ठीक है, ये ग्रेट बियर, बिग बियर एक ही बात है। ठीक है, तो है क्या ये? अर्सा मेजर है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्सा मेजर, बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। चले आगे, दिख रहा है चित्र अच्छे से? अब इस चित्र से आपके माइंड में पिक्चर बन गई होगी। अब एनसीईआरटी में केवल ये लिखा है अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर। मैंने साथ में मेरी तरफ से क्या किया, ये कंटेंट ऐड कर दिया है। कंटेंट का मतलब पिक्चर ऐड कर दी, फोटो ऐड कर दी, ताकि आपके माइंड में याद रहे। ठीक है, और ये कंटेंट एनसीईआरटी की मौलिकता को समाप्त नहीं करता है। ठीक है, वही में मान लो, है ना, ये नक्षत्र मंडल 10 प्रकार के और भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैंने नहीं डाले। क्यों? मुझे पता है कि हमें एनसीईआरटी तक ही सीमित रहना है। राइट, तो ये अर्सा मेजर, सप्तऋषि मंडल, इनके अलावा भी बहुत सारे नक्षत्र मंडल है जो इंपॉर्टेंट भी है, पूछे भी जाते हैं, लेकिन मैंने साथ में नहीं डाला ताकि एनसीईआरटी की मौलिकता बनी रहे। और स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि पूरा एनसीईआरटी लिख लिख के हम याद करेंगे, लिख लिख के हम पढ़ेंगे। फिर मैंने सोचा कि देखा कि छठी से लेकर 12वीं तक इतनी सारी एनसीईआरटी है, अगर लिख लिख के याद करना और लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अपना पूरा ये वर्ष बीत जाएगा इसको पूरा करने में। और ये सत्य बात है कि सारी चीजें जब लिखते हैं तो एनसीईआरटी की टू द पॉइंट सारी चीजें यहां पर नहीं आ पाती है। इसलिए पीपीटी प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने लिया कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कीवर्ड्स, मुख्य शब्दावली हम कैसे एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं, जैसे ये मुख्य शब्दावली है, ये मुख्य शब्दावली है ना, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये आपकी समझ विकसित हो जाए, इससे अपना काम चल जाएगा शानदार। राइट, चलते हैं आगे। सॉरी, बिग बियर, ग्रेट बियर, उसके बाद में आ जाइए यहां पर सप्तऋषि तारामंडल। जो सप्तऋषि तारामंडल है, ये नाम हमने किसने दिया? भारत के 7 ऋषियों के आधार पर, भारत के 7 ऋषियों के आधार पर इसका नाम पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा यहां पर? सप्तऋषि तारामंडल। राइट, चलें आगे। तो ये सप्तऋषि तारामंडल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो, 7 तारों का समूह जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का भाग है। अब देखो, ये जो सप्तऋषि भी किसका पार्ट है यहां पर? बड़े बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर, बिग बियर का हिस्सा है ये भी। ठीक है, ये 7 सप्तऋषि तारामंडल भी बिग बियर का हिस्सा है। ठीक है, अर्सा मेजर का हिस्सा है। तो यहां पर सबसे पहले देखो, ये जो तारा समूह है इसको कहते हैं मरीचि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मरीचि। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है वशिष्ठ। ठीक है, यहां पर है 2 नाम लिखा है, अरुंधति भी लिखा है, वशिष्ठ लिखा है। तो वशिष्ठ महत्वपूर्ण नाम है सप्तऋषि तारामंडल में। यहां पर लिखा है अंगीरा। ठीक है, यहां पर लिखा है ऋषि अत्रि। यहां पर लिखा है पुलस्त्य। ठीक है, यहां पर लिखा है पुलह, और यहां पर लिखा है क्रेतु। ठीक है, ये 7 तारों का समूह है, इसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये क्या है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से? थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने नाम भी लिख दिए हैं। हालांकि नाम अपने को याद रखना ही नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सप्तऋषि है क्या, नक्षत्र मंडल है क्या। राइट, चलते हैं आगे, चित्र याद रह जाएगा। और ये 7 ऋषियों के आधार पर नाम पड़ा है, अर्सा मेजर का हिस्सा है। आगे चलते हैं, तारामंडल, नक्षत्र मंडल, जिसको अभी हम देख रहे थे यहां पर। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये पूरे आपको तारे तारे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। तो जो नक्षत्र मंडल है, तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, मतलब सबसे बड़े तारों का समूह कौन सा है? ठीक है, तारामंडल क्या है या नक्षत्र मंडल क्या है? तारों का एक व्यवस्थित समूह, तारों का एक व्यवस्थित समूह। तो यहां पर सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका नाम है सेंटोस। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोस। याद रह जाएगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, या नक्षत्र मंडल भी नाम आ सकता है, तो वो है यहां पर सेंटोस। चलें आगे, डन, याद रखिएगा। तो ये इतने सारे तारों का एक समूह है, इसको ही हम क्या कहते हैं? ये सेंटोस है, सेंटोस। ठीक है, ये सेंटोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं ध्रुव तारे के बारे में।
अभी हम सप्तऋषि मंडल देख रहे थे और मैंने अभी आपको कहा है कि ध्रुव तारे को इंगित करने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, सप्तऋषि मंडल। ये ओरिजिनल एनसीईआरटी की फोटो आपके सामने है, एक बच्ची है और ये ध्रुव तारा को देख रहा है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में होता है, आप सबको पता है, ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को दिखाता है। तो यहां पर ये 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये जो 2 तारे हैं, इन तारों की सीध में हम देखते हैं, ठीक है। और ऊपर जो सबसे अधिक ऊपर तारा दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। तो ये ध्रुव तारा है। उत्तर की दिशा में देखेंगे, ध्रुव तारे के नीचे सप्तऋषि तारे के 2 तारे दिखाई देंगे जिनको संकेतक तारा कहा जाता है। तो इसके सीध में अगर हम रेखा खींचे, एक काल्पनिक रेखा खींचे, तो वो हमें किसको दिखाती है, ध्रुव तारे को दिखाती है, राइट। तो ये ध्रुव तारा किसको दिखाई दे, मतलब किस दिशा में दिखाई देगा, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की तरफ। तो उत्तर की दिशा का निर्धारण जो हमारे पूर्वज किया करते थे वो ध्रुव तारे को देखकर किया करते थे। आज भी गांव में आपने सोचा होगा, देखा होगा और अनुभव किया होगा, है ना, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम खेत में, जो गांव से आता है, जो गांव में रहते हैं लोग, शहर वाले तो नहीं पहचान पाते इन चीजों को। जब हम गांव में, जैसे हम छोटे थे तो हम खेतों में रहते थे, मतलब हमारे गांव से भी दूर खेत होते हैं 10-12 किलोमीटर। तो हम खेतों में, जिसको हम ढाणियां कहते हैं, है ना, पितलाव की ढाणियां, मेरे गांव के पास पितलाव है, तो पितलाव की ढाणियां बोलते थे। तो पितलाव की ढाणियों में हम रहते थे। तो वहां पर हम सब लोग शाम को गर्मियों में बाहर सोते थे, दादाजी दादी जी, हम बच्चे और सब बाहर सोते थे। तो दादाजी बोलते थे कि देख बेटा, वो कहानी भी सुनाते थे दादाजी, है ना, बहुत शानदार अच्छी कहानियां सुनाते थे। बोलते थे कि वो ध्रुव तारा है ना। तो वो दिशा दिखाते थे कि ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को दिखा रहा है, उत्तर इधर है। प्लस ध्रुव तारे के चारों तरफ भी हेलो मंडल बनता है ना। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ भी हेलो मंडल बनता है। तो वो जो चक्र बनता है, हेलो बनता है, उसको देखकर वो कहते थे, दादाजी कहते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब ये सूर्य के चारों तरफ या चंद्रमा के चारों तरफ हेलो बन रहा है, इसका मतलब अब चक्रवात आने वाला है, बारिश हो सकती है, बादल आने वाले हैं, ठीक है। उसको देखकर वो अनुमान लगाते थे, राइट। तो ये दिशा का एक ज्ञान हमें होता है ध्रुव तारे से, राइट। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है, राइट। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थायी होता है। ध्रुव तारे की खास विशेषता है, ये स्थायी होता है, हमें हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देगा। सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं, ठीक है। कैसे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए, ये 2 संकेतक तारे, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए सीधी रेखा, एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो हमें ध्रुव तारा इंगित होता है, जैसा कि इस चित्र में ये बच्ची देख रही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सप्तऋषि के 2 संकेतक तारे हैं, दोनों सीध में होते हैं। उसकी सीध में एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ध्रुव तारा, है ना। ये उत्तर दिशा है। आप भी दादाजी बन जाएंगे कुछ सालों बाद, तो अपने बेटे को, पोते को दिखाइएगा कि बेटा देख, ये ध्रुव तारा है। इसको इस प्रकार हम देख सकते हैं। तब तक ये याद रखना है ना, भूगोल को जीना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है। यहां पर है, ये अर्सा माइनर है, ठीक है, अर्सा माइनर। और ये नॉर्थ स्टार को दिखाई दे रहा है, और ये अपना सप्तऋषि मंडल है, ठीक है। तो ये संकेतक तारे हैं 2। इस संकेतक तारे से सीधी रेखा खींचते हैं तो ये कौन सा तारा है, ये पोलर स्टार है, ठीक है, ये पोलर स्टार है, ध्रुव तारा है, राइट। चले, सेम वही बात है, ये सप्तऋषि है, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल या तारामंडल, ठीक है। ये अर्सा माइनर, अर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है, ठीक है। ये अर्सा माइनर है, इन दोनों को मिला देंगे तो अर्सा मेजर बन जाएगा। सप्तऋषि भी अर्सा माइनर का ही, अर्सा मेजर का ही हिस्सा है। चलें आगे। चलिए अब यहां पर देखो, कुछ क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको आंसर करना है, क्लास देखते हुए कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है। यहां पर देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, बताइए, कौन बताएगा।
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? जैसे पृथ्वी भी ऐसा पिंड है। तो पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का यहां पर ग्रह है, ठीक है, प्लानेट। इनको क्या कहते हैं? प्लानेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लानेट मतलब पृथ्वी के जैसे और अन्य ग्रह जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी को उष्मा कहां से मिलती है? ये अर्थ है, ये भी एक प्रकार का ग्रह है। और इसको किस तारे से उष्मा मिलती है? वो सूर्य से उष्मा मिलती है। सूर्य से इसको यहां पर लाइट प्रकाश मिलती है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ऐसे ही अन्य ग्रहों का नहीं होता है, राइट। तो उसको हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लानेट कहते हैं। ग्रह किस भाषा के? ग्रह ग्रीक भाषा से, ठीक है। जो ग्रह जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्लानेट। तो प्लानेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। प्लेनेटाई ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेटाई, इससे बना है प्लानेट। इसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। चले आगे, परिभ्रमक। पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? ग्रह है। जो अभी हम बात कर रहे थे, पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसा कि हम ये है, ये संपूर्ण अपना प्रकाश कहां से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, राइट। जो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक तारे हैं। अन्य तारे भी हैं, हमें चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन उसका प्रकाश हमारे यहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सूर्य से हमें यहां पर सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। जो बाकी तारे अन्य बहुत अधिक दूर है, उनका हमें यहां पर कोई फायदा नहीं है, राइट। और आपने देखा होगा कि रात्रि में, दिन में क्या होता है कि हमें अन्य तारे, चंद्रमा, अन्य और चीजें हमें आकाश से दिखाई नहीं देती है। उसका कारण है सूर्य का तेज प्रकाश। तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण से रात्रि के हमें अंतरिक्ष के खगोलीय पिंड अन्य दिखाई नहीं देते हैं, राइट। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा हो गया? सूर्य। और हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सौरमंडल के केंद्र में है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही हम पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हम कहाँ चले जाएंगे? अंतरिक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। एक वाहन बना लिया अपना, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी का वाहन है, तो ब्रह्मा जी के वाहन में बैठ के आप कहाँ चले गए? अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में जाकर वापस आप क्या करोगे? पृथ्वी को देखोगे, ठीक है। ये मान लीजिए आप अंतरिक्ष में बैठ गए, यहां पर, अभी यहां पर आप खड़े हैं, राइट। यहां से आप पृथ्वी को देख रहे हैं, तो ये पृथ्वी आपको कैसे दिखाई देगी? चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देगी। और ये चमक किसकी है? सूर्य से चमक रहा है। जैसे चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाशमान है, वैसे पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाशमान है। दूर से ये चमकीली और एक नीला ग्रह के रूप में दिखाई देगी। पृथ्वी एक नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम नीला ग्रह है, ब्लू प्लानेट। तो ब्लू प्लानेट क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? पानी है। पानी है चारों तरफ, समुद्र है, इसलिए ये ऊपर से ब्लू कलर की दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या है? मून है। तो मून पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य की तुलना में ये काफी निकट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, राइट। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? यहां पर ये जो दूरी है ये 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, राइट। लगभग 3,84,800 किलोमीटर ऐसे कुछ है, ठीक है। तो 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। अब क्या होता है कि ये जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी के साथ साथ क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ परिभ्रमण करता है या परिक्रमण, दो चीजें होती है। चंद्रमा अपने स्थान पर भी परिभ्रमण करता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी परिक्रमण करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह भी हमने छोड़े हैं, जैसे इनसेट है, IRS है, एजुसेट है ना। वो उपग्रह हमने कृत्रिम रूप से इस पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं, जो हमारा छोटे होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ उद्देश्य से हम स्थापित करते हैं, याद रहेगा। तो ये जो कक्षा है
ये इस मून की कक्षा है। ये मून की कक्षा जो पूरी होती है, मतलब ये कितने दिन में होती है? 27 दिन में। 27 दिन में, कहीं कहीं इसको 27 दिन और 8 घंटे। तो चंद्रमा पृथ्वी का जो परिक्रमण है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें बता रहा हूं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। वहीं पर चंद्रमा अपने ही स्थान पर, ठीक है, ये परिक्रमण है 27 दिन, तो अपने ही स्थान पर, मतलब जो ये मैंने लिखा है यहां पर, ये चंद्रमा का परिक्रमण भी है प्लस चंद्रमा का परिभ्रमण भी है। ठीक है, चंद्रमा अपने स्थान पर भी 27 दिन 8 घंटे में पूरा चक्र करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन और 8 घंटे में पूरा चक्र करता है। इसलिए चंद्रमा का एक भाग हमें हमेशा क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। केवल एक भाग ही हमें दिखाई देता है, जो लगभग जो हमें पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है वो कितना दिखाई देता है? 57% के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, 57% चंद्रमा का भाग ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गोल पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है और गोल भी घूम रहा है, लेकिन घूर्णन का और परिक्रमण का काल जो है वो 27 दिन 8 घंटे समान है, दोनों ही समान है। चलें आगे। तो इसका महत्व जब हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे तो भी आएगा, तो भी हमें पता चलता है कि ये आगे घूम के जा रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। राइट। तो चंद्रमा एक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, एक सहचर है। सहचर का मतलब है साथ साथ घूमने वाला है। राइट, चलते हैं आगे। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण आता है सौर मंडल। सौर मंडल, ये जो सौर वर्ड है, ये जो सौर वर्ड है, ये रोमन कहानियों में सोल वर्ड से लिया गया है। ठीक है, सोल, रोमन कहानियों में सूर्य की और कहानियां सुनाई जाती थी, तो वहां से सोल वर्ड से सौर बना है। और सौर का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य के जो चारों तरफ घूमने वाले क्या है? ग्रह, उपग्रह। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बताइए क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्कापिंड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल को बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में घूमने वाले ऐसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सूर्य के चारों तरफ ये पूरा भाग क्या है? ये सौर मंडल है। ठीक है, ये सौर मंडल है। तो यहां पर सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, सौर मंडल के चारों तरफ क्या क्या होता है, सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से सौर मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है। याद रहेगा, निम्न में से कौन सा सौर मंडल में शामिल नहीं होता है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। ये सौर मंडल ही सौर परिवार है, सोलर फैमिली है। ठीक है, जिसमें 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य पिंड शामिल होते हैं, जिसमें धूल, मिट्टी, गैस सब कुछ शामिल हो जाता है। यही सौर फैमिली है, सौर परिवार है। ठीक है, इस सौर परिवार को हम पूरा डिटेल से समझते हैं कि इसमें सूर्य से दूर जाने पर कौन से ग्रह पाए जाते हैं, आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं, बाहरी ग्रह किन्हें कहते हैं, ये सबसे अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य के बारे में कि ये जो केंद्र में सन है, ठीक है, जो केंद्र में सन है, भूगोल के केंद्र में सन है। ठीक है, सन से सूरज बनता है, सन से सूर्य बनता है, एक ही बात है। चलिए, तो यहां पर सौर मंडल, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, इसलिए सौर परिवार का मुखिया है, इसलिए पूरे सौर मंडल का नायक है। राइट, हीरो है। यहां पर पूरी पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रहों को प्रकाशमान करता है, अन्य ग्रहों को जीवित रखता है, अन्य ग्रहों को सब कुछ अपनी तरफ से लौटाता है, देता है कि ये लो, इतना प्रकाश, जितना चाहिए उतना लो। राइट, तो ये बहुत बड़ा है, इसका आकार बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और ये गर्म गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन अभी मैंने बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम गर्म गैसें इस पर पाई जाती है, इसलिए ये एक प्रकार का लाल रक्त के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। ठीक है, इसका खिंचाव बल का मतलब है यहां पर आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है।
ठीक है, सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, अपना आकर्षण बल है, इसलिए इतने सारे ग्रह केवल इसी के चारों तरफ चक्कर निकाल रहे हैं। अगर सूर्य का अपना सौरमंडल नहीं होता, अगर सूर्य का अपना अगर सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो ये जो सारे इसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हैं, ये अंतरिक्ष में या ये ब्रह्मांड में खुले मुक्त हो जाते। ठीक है, इसकी कक्षा से बाहर चले जाते। तो इसका जो खिंचाव बल है, यही सौरमंडल को क्या हुआ, बांधे हुए, पकड़े हुए कि मेरे चारों तरफ घूमते रहो आप। राइट, चलिए, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। इन सभी ग्रहों के लिए सूर्य केवल एकमात्र प्रकाश का और उष्मा का स्रोत है। अगर सूर्य एक दिन भी, है ना, सो जाए, सूर्य एक दिन भी बंद हो जाए, तो पूरी पृथ्वी सहित पूरे अन्य ग्रहों पर सब कुछ चीजें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर भी सब कुछ चीजें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की उष्मा से ही यहां से सारी चीजें गतिशील होती है, सारी चीजें परिवर्तनशील होती है। वो है, उसका एकमात्र कारक है यहां पर सूर्य। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी हमसे काफी दूर है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, यहां पर सूर्य है, लेकिन सूर्य निकट होने के बावजूद भी ये सबसे दूर है, इसलिए हमारे यहां पर इसकी ऊर्जा उष्मा बहुत कम पहुंचती है, बहुत ही कम। ठीक है, इसका आंतरिक तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। आंतरिक तापमान, कोर का तापमान, जहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य के अंदर, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो बाहरी सीमा है, जिसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, बाहरी सीमा में 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना, 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अधिक उच्च तापमान है, तो हमसे ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़। अधिकतम दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम अपसौर बोलते हैं। न्यूनतम दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, उपसौर कहलाती है। वो है 14.70 करोड़, मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है न्यूनतम दूरी होती है, उसको हम उपसौर बोलते हैं। तो उपसौर और अपसौर, तो अधिकतम दूरी कितनी है, 15.20 करोड़ किलोमीटर। तो ये सबसे निकट तारा है, कि जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है वो सबसे निकट तारा है। चलें आगे। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारा चमकता हुआ सूरज, सूर्य। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी से, अभी जो हमने देखा है, हालांकि बातों बातों में मैंने बता भी दिया है पहले ही। ठीक है, इसके सूर्य की स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। सूर्य जो सन है, ये इसका निर्माण मुख्यतः किन गैसों से होता है, तो ये हमने अभी देख लिया है, मैंने बोल दिया है पहले ही। हालांकि आपको ही कमेंट करके बताना था, मुझे आपसे ही पूछना था। हाइड्रोजन वे, यहां पर हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और यहां पर हीलियम। सर्वप्रथम किसने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट करके जवाब दो। सर्वप्रथम ये किसने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। आपने यूनानी भूगोलवेत्ता पढ़ा होगा, आपने रोमन भूगोलवेत्ता पढ़ा होगा, आपने अंध युग पढ़ा होगा, आपने अरब भूगोलवेत्ता पढ़े होंगे। ये सब लोग प्रारंभिक तौर पर पुनर्जागरण काल से पहले सब लोग क्या कहते थे कि पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, भू केंद्रित दृष्टिकोण। तो पुनर्जागरण काल से जो ये व्यक्ति आया, जिसने कहा कि सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। पहले लोग यही मानते थे, है ना, 1600 के आसपास तक यही मानते थे कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह सारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो वो पुराना दृष्टिकोण, पुराना अप्रोच क्या था, उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, भू केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये जो भू केंद्रित दृष्टिकोण था, ये पुराना हो गया, ये असत्य साबित हुआ। ठीक है, और ये असत्य कब साबित हुआ, पुनर्जागरण के काल में। पुनर्जागरण के काल में कौन सा विद्वान आया, एक विद्वान आया कोपरनिकस। इसने पुनर्जागरण के काल में कोपरनिकस ने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो भू केंद्रित नहीं है। पहले ये अप्रोच चल रही थी, ब्रह्मांड है ये भू केंद्रित नहीं है, इस अप्रोच को हटाओ, ब्रह्मांड जो है वो क्या है, हीलियोसेंट्रिक है। ठीक है, ब्रह्मांड हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक को हम क्या कहते हैं, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड। राइट, तो यहां पर कोपरनिकस को इतनी भयंकर सजा मिली कि ये किसे कह दिया, ये तो हमारे
पोप की सत्ता के खिलाफ है, ये तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, या मतलब जो भी धर्म के गुरु थे जो अंध युग में धर्म की व्याख्या के आधार पर ब्रह्मांड नक्षत्र की व्याख्या करते थे, उन सब के ये खिलाफ हो गया, राइट। लेकिन यहां पर कोपरनिकस ने हिम्मत की कि जो ब्रह्मांड है या सौरमंडल है वो सूर्य केंद्रित है, ब्रह्मांड के केंद्र में यहां पर सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। इसको हीलियोसेंट्रिक अप्रोच कहा गया। क्या कहा गया? हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। तो आपको यहां पर ये सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। सूर्य का जो ये कोर भाग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोर एरिया कहते हैं। सूर्य के कोर भाग को हम कोर एरिया कहते हैं। इस कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में नाभिकीय संलयन होता है, हल्की गैसें हैं। इन नाभिकीय संलयन की क्रिया से जो अनवरत चलती है, जो कभी भी रुकती नहीं है, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के माध्यम से यहाँ पर कोर एरिया में सबसे अधिक क्या होता है? टेम्परेचर होता है। कोर एरिया में सबसे अधिक यहाँ पर तापमान पाया जाता है, ठीक है। 1 लाख 1,50,00,000 ऐसा जो है डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये रेडिएटिव जोन है, ठीक है। रेडिएटिव जोन का मतलब है यहां से विकिरणें बाहर निकलती है, ठीक है। यहां से कोर एरिया के बाद में रेडिएटिव जोन है जहां से विकिरणें बाहर निकलती है। ये कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। अभिसरित क्षेत्र है जहां से जो विकिरणें है उसमें अभिसरण होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद में ये फोटोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे बाहरी परत है ये क्रोमोस्फीयर है, ठीक है, क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद में जो बाहरी भाग है ये क्या कहलाता है? कोरोना। तो जो क्रोमोस्फीयर है, इस क्रोमोस्फीयर में क्या है? यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसकी सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना है। और इसको जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आग की जलती हुई ज्वालाएं दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोस्फीयर है या जो आपको फोटोस्फीयर दिखाई दे रहा है, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में, फोटोस्फीयर में ही यहाँ पर क्या पाई जाती है? जो हम सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। सौर कलंक पाए जाते हैं यहाँ पर फोटोस्फीयर में, ठीक है। इस भाग में यहाँ पर सौर कलंक, सौरिक धब्बे पाए जाते हैं जिसके कारण से तापमान कम या ज्यादा होता है, राइट। तो इस सौर कलंक के तापमान का कम या ज्यादा होना, सूर्य पर सौर कलंक के धब्बे बढ़ना या कम होना, इसका इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर, हमारी हवाओं पर, है ना, बहुत सारी चीजों पर, पूरे, है ना, जो पृथ्वी का सर्कुलेशन है, पवन तंत्र पर, सब पर पड़ता है, राइट। और उसकी वजह से सारी चीजें, पूरा मौसम प्रणाली, पूरा तंत्र जो है प्रभावित होता है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलें आगे। तो सूर्य के बारे में ये चीजें हो गई। अब देखो यहां पर ग्रह के बारे में आता है। ग्रह हम थोड़ा बहुत देख के आएंगे। ग्रह क्या होते हैं? जिनका अपना खुद का उष्मा, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जो निश्चित कक्षा में स्थापित होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालते हैं। तो यहाँ पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कमेंट करके बताइए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इंटरेक्शन के साथ, भले ही क्लास रिकॉर्डेड हो लेकिन इंटरेक्शन रखना है, कमेंट करना है। तो कितने ग्रह हैं यहाँ पर? सौर मंडल के चारों तरफ 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है। 9वां ग्रह जो है उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सौर मंडल में शामिल है, सौर मंडल में क्या क्या शामिल है कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ, सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? सौर मंडल में शामिल है ग्रह, प्लानेट, उपग्रह, ठीक है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा उल्कापिंड, उल्कापिंड, ठीक है। इसके अलावा धूमकेतु, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें शामिल है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड कहते हैं। उल्कापिंड को क्या कहते हैं? उल्कापिंड को मीटेरोइड्स कहते हैं, मीटियोरॉइड्स, ठीक है। और धूमकेतु, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, ये सारे सौर मंडल बनाते हैं। तो सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है, जो कि एक तारा है। इस तारे के चारों तरफ ये सब घूमते हैं, एक चक्र निकालते हैं। इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है। अब सूर्य क्या है? एक तारा है। ये सूर्य क्या है? एक तारा है।
इस तारे के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं उनका दूरी के अनुसार क्रम क्या होगा कि सूर्य से जितना दूर जाएंगे सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा, फिर कौन सा ग्रह आएगा। तो सूर्य से हम दूर जाएंगे तो सबसे पहले जो सूर्य के सबसे अधिक निकट है वो कौन सा है, बुध तारा है। ठीक है, सॉरी तारा नहीं, ग्रह है, बुध ग्रह है। बुध के आगे जाएंगे तो कौन सा ग्रह आएगा, यहां पर शुक्र आएगा। शुक्र से और आगे जाएंगे तो कौन सा ग्रह आएगा, यहां पर पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा, यहां पर मंगल। ठीक है, मंगल के बाद में कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में और आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, शनि आएगा, शनि। और लास्ट में दो जुड़वा हैं भाई भाई, अरुण और वरुण। ठीक है, तो टोटल 8 ग्रह हो गए। बुध सबसे निकट, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी अर्थ, फिर मार्स मंगल। ठीक है, फिर जुपिटर, और फिर ये शनि, और फिर लास्ट में अरुण और वरुण, नेपच्यून। वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून। तो यहां से बुध से स्टार्ट होके ये वरुण तक दूरी के आधार पर 8 ग्रह पाए जाते हैं। 8 ग्रहों का ये सही क्रम है, आप सब जानते भी हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, आपको भी याद होगा। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहां पर 2 ग्रह के प्रकार होते हैं, एक आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह होते हैं। वो क्या होते हैं उनको हम देखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो यहां पर और क्वेश्चन है आप सभी से कि वह ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं और चट्टानों से बने हैं, ऐसे ग्रहों को क्या कहते हैं। वह ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है और चट्टानों से बने हैं, इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं, इन ग्रहों को हम कहते हैं इनर ग्रह, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं, या हम इनको कहते हैं चट्टानीय ग्रह, या कहते हैं इनको, क्योंकि चट्टानों से बने हैं तो चट्टानीय ग्रह भी कहते हैं। राइट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि जो ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं और चट्टानों से मतलब ठोस चट्टानों से बने हैं, उनको हम आंतरिक ग्रह या चट्टानीय ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन शामिल होगा, आंतरिक ग्रह की क्या विशेषता, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वह ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस व तरल पदार्थों से बने हैं। वह ग्रह जो सूर्य से काफी दूर है, ठीक है, सूर्य से बहुत दूर है, आकार में बहुत बड़े हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ऐसे ग्रहों को हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं, बाह्य ग्रह, या इसको आउटर प्लैनेट कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जोवियन या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अब यहां पर ये हो गए बाहरी ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी ग्रह, तो आंतरिक ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रह या पार्थिव ग्रह में क्या शामिल होता है, आंतरिक ग्रह को चट्टानीय ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा, आंतरिक ग्रह, चट्टानीय ग्रह या पार्थिव ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के समान होते हैं, या इनको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। राइट, उसके बाद में क्या है कि आंतरिक ग्रह, पृथ्वी सदृश ग्रह पार्थिव ग्रह में शामिल है। तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन सा शामिल है, आंतरिक ग्रह में कौन से 3 ग्रह शामिल होंगे या 4 ग्रह शामिल होंगे, तो यहां पे लिख दूं, आंतरिक ग्रह में है यहां पर बुध, और कौन सा है, शुक्र, और कौन सा है यहां पर पृथ्वी, और कौन सा आ जाएगा यहां पर मंगल। ये बुध, ग्रह, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। अब विशेष बात ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अभी चित्र में भी बताऊंगा। आंतरिक ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो सूर्य और शुक्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाते हैं। मतलब बुध से इधर क्या है, मतलब हम इधर से जाएंगे, यहाँ मैं वापस पीछे लेता हूं, इधर देखो ध्यान से, किन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, तो बुध से लेकर मंगल तक के ग्रहों को हम क्या कहते हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। तो सूर्य से नजदीक है इसलिए आंतरिक ग्रह है। तो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो जो मंगल है और ये बृहस्पति है, इसके बीच में यहां पर एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस पट्टी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, मतलब सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है, आंतरिक ग्रह वैसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी और सूर्य के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाहर पाए जाने वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। राइट, चलिए, तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह या जोबियन ग्रह में शामिल होता है, तो बाकी सारे शामिल हो जाएंगे। यहां पर बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के साथ कौन है? शनि, ठीक है, शनि के साथ में दो जुड़वा है, अरुण और वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। ये सारे ग्रह क्या है? ये जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह है, ठीक है, ये बाह्य ग्रह है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम यहां पर ग्रहों में। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं, ठीक है, वो सबको पता है, उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार ऑब्लिटिकल, ठीक है, तो उस पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं? चक्र लगाते हैं, उसको हम कक्षा कहते हैं। तो पृथ्वी की भी अपनी कक्षा है, प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षा है सूर्य के चारों तरफ, जो कि स्थायी है, क्योंकि सारे ग्रहों के बीच में अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपस में प्रतिसंतुलित होता है, इसलिए अपनी निश्चित कक्षा में निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से एक ही स्थान पर ये चक्र लगाते घूमते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और ये कक्षा का आकार कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, आप सबको पता है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में इसे 88 डेज लगते हैं, ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ एक चक्र लगाने में इसे कितने दिन लगते हैं? केवल 88 दिन लगते हैं, 88। पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। तो ये बुध जो है पास में होने के कारण से 88 डेज में घूम जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी के समान ही चट्टाने, पृथ्वी के समान ही वहां पर कुछ दशाएं, ठीक है, गैसों की दशाएं, इस प्रकार की दशाएं वहां पर शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। आकार लगभग समान है, इसलिए इस पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह या शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो आकार आकृति समान होने के कारण से शुक्र भी क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र पृथ्वी की बहन है। और खास विशेषता यह है कि इस शुक्र और ये बुध, इन दोनों का अपना कोई क्या है? ग्रह नहीं है, याद रखिएगा, मतलब उपग्रह नहीं है, सॉरी, बुध ग्रह और यहां पर शुक्र ग्रह, इन दोनों का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सारे ग्रहों का अपना उपग्रह है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, किसके अलावा? 8 के अलावा, जो हमने 8 पढ़े हैं, ठीक है, जो अभी हमने 8 पढ़े हैं, इन 8 के अलावा प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, ठीक है। लेकिन 2006 में प्राग गणराज्य है, चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, सॉरी, चेक गणराज्य है यूरोप में, उसकी राजधानी है प्राग। प्राग में आयोजित IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं IAU। तो IAU की 2006 की बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि 2 पिंड, एक तो प्लेटो हो गया, एक ये पिंड खोजा गया 2003 में, इसको यूबी सीरस नाम दिया गया, दोनों को ही बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है, दोनों को ही ग्रह से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि जो प्लेटो है, देखो ग्रह कब साबित करते हैं, मतलब ग्रह कब घोषित करते हैं? ग्रह को घोषित करने के मानक क्या है? एक मानक ये होना चाहिए, 2-3 मानक हैं कि कोई भी पिंड ग्रह कब कहलाएगा, ठीक है। इसके मानक ये है कि निश्चित कक्षा होनी चाहिए, निश्चित खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, निश्चित गोलाकार आकार होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तब उसको ग्रह घोषित किया जाएगा। और निश्चित कक्षा में ही घूमना चाहिए, किसी दूसरी कक्षा, किसी दूसरी ग्रह की कक्षा को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, राइट। इन 3-4 बिंदुओं के आधार पर उसको ग्रह घोषित किया जाता है। यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ये प्लेटो है, प्लेटो किसके बाद में आएगा? जैसे अरुण, फिर वरुण 8वां ग्रह, और 9वां ग्रह क्या था? प्लेटो था, प्लेटो नहीं, सॉरी, प्लेटो तो अपने दार्शनिक हो गए, प्लूटो। तो जो प्लूटो है ये गोल गोल घूमता है, मतलब दीर्घवृत्ताकार चक्र में घूमता है, तो घूमने के दौरान इसकी कक्षा में आ जाता है, वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता है,
इसलिए इसका आकार भी छोटा था, इसलिए इसको बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, नौवे ग्रह के रूप में इसको हटा दिया गया 2006 में। याद रखिएगा, एक इसको और एक पिंड खोजा गया, उसको भी बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। किसने डाला? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कहां पर बैठक हुई थी? चेक गणराज्य प्राग में, राइट। चलें आगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर IAU की बैठक 2006 में, अगस्त 2006 में। चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां पर हमें सोलर सिस्टम को थोड़ा सा समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है सोलर सिस्टम। ये अपना महानायक है ना, और एवरग्रीन महानायक है, जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, जिसमें हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य। हमेशा ऊर्जा का विमोचन होता रहता है, अनवरत, लगातार, राइट। तो ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ये सौर मंडल में इतने सारे 8 ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, निश्चित कक्षा में चक्र लगा रहे हैं। इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो यहां पर सबसे पास में है, यहां पर पहला ग्रह है, इसका नाम है मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। बुध सबसे सूर्य के निकट ग्रह है, ठीक है। बुध सबसे, ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ में विशेषता बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, मरकरी ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ सबसे कम दिनों में, केवल 88 दिनों में, 88 दिनों में चक्र लगा लेता है। प्लस बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, राइट। उसके बाद में चलते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आता है? वीनस आता है, ठीक है। वीनस को हम क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं, जो हमारा जुड़वा है, जुड़वा भाई है। तो शुक्र यहां पर सूर्य के चारों तरफ चक्र निकाल रहा है। शुक्र यहां पर सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्र निकाल रहा है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसका आकार पृथ्वी के समान है, आकृति पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा माना जाता है पृथ्वी का, राइट। तो ये दूसरा ग्रह कौन सा हो गया? नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये अपना जुड़वा भाई हो गया शुक्र, ठीक है। अब शुक्र की खास विशेषता क्या है कि शुक्र बाकी सारे ग्रह इस प्रकार घूम रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बाकी सारे ग्रह इस प्रकार घूम रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक ग्रह है यहां पर शुक्र, तो ये शुक्र जो है वो इस प्रकार घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ठीक है। शुक्र इस प्रकार घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बाकी सारे ग्रह, 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। केवल 2 ग्रह हैं, एक तो है वीनस और एक है यहां पर कहां गया? यूरेनस, मतलब अरुण। तो अरुण भी उल्टा घूमता है, उल्टा मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी जो कक्षा है वो क्लॉकवाइज है शुक्र ग्रह की। और दूसरा जो ग्रह है इसकी भी कक्षा क्लॉकवाइज है। क्लॉक ऐसे घूमती है, तो ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, बाकी सारे ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, कौन? यहां पे अरुण, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये ग्रह हो गया शुक्र। शुक्र के बाद में हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बारे में आप सब लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, नीला ग्रह जो भी है, ठीक है। पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे? इस प्रकार, ये अर्थ है ना, हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, राइट। पृथ्वी के बाद में आता है मंगल, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं सबसे बड़े फेमस, ठीक है। मंगल को लाल दानव कहा जाता है। मंगल के ऊपर लाल ऑक्साइड की चट्टानें हैं, लाल आयरन ऑक्साइड की, रेड आयरन ऑक्साइड की चट्टानें होने के कारण से ये लाल ग्रह के रूप में दिखाई देता है। लाल दानव ग्रह भी कहते हैं मंगल को, ठीक है। मंगल के फोबोज और डिमोस 2 इसके बड़े उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोज और फिबोज, या फोबोज और डिमोज 2 उपग्रह हैं। प्लस मंगल ग्रह पर सबसे अधिक बड़ा ऊंचा पर्वत है, जिसको ओलंपिया पर्वत कहते हैं, ठीक है, जो हमारे एवरेस्ट से भी 9 गुना ऊंचा पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिया या इस प्रकार का इसका नाम है, जो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, राइट। तो ये अपना यहां पर मंगल ग्रह है, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर मिशन भेजा गया है, जो मार्स मिशन है, आप सब जानते हैं, ठीक है। मार्स मिशन भारत का बहुत फेमस मिशन है, आप सबने देखा भी होगा। शानदार इसकी तैयारियां पिछले साल ही हमने की थी और पूरे विश्व में हम फेमस हुए थे, ठीक है। सफल लैंडिंग भी हुई थी। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की जैसी कुछ परिस्थितियां पाई गई है, तो जो पृथ्वी पर जीवन है ऐसी कुछ संभावनाएं मंगल ग्रह पर मिल सकती है,
ठीक है, तो अपने अपने प्लॉट वगैरह बुक करवा देना। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियां भी बन गई है जो मंगल ग्रह पर विजिट करवा के लेके आएगी, है ना, इसको अंतरिक्ष पर्यटक कहा जाता है। तो ऐसी कंपनियां बन गई है जो आपको मंगल ग्रह पर आप जा सकते हैं, वहां पे प्लॉट खरीद सकते हैं। और वहां पर ऐसा आया भी था, एक व्यक्ति ने प्लॉट भी खरीदा, वहां पर जमीन भी खरीदी, पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है, मीडिया में चला भी था। ठीक है, तो ऐसे कंपनियां भी बन गई जो मंगल ग्रह पर आपको लेके जाएगी। राइट, मंगल ग्रह के बाद में आता है, अब देखो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मंगल ग्रह तक के जो ग्रह हैं, यहां से लेकर यहां तक ये ग्रह, ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। अब मंगल से बाहर आएंगे तो आपको ये देखो छोटी 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 एक पट्टी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, थोड़ा जूम कर लेना, मोबाइल की क्वालिटी सुधार लेना, दिखाई दे जाएगी। ये जो एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, ये शुद्र ग्रह की पट्टी है। तो मंगल और बृहस्पति, ये मंगल की पेटी है, ये मान लीजिए मंगल है, और ये बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो शुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एक पट्टी पाई जाती है उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये शुद्र ग्रह इनके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति आ गया, बृहस्पति में सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा क्या है, आकार में ग्रह है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आते हैं, तो ये क्या है, सेचुरन है, शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह, एक इन सारे ग्रहों में आपको एक ही ग्रह ऐसा दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मार्स, है ना, फिर जुपिटर, बृहस्पति और ये शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ 6 छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, 6 छल्लों का ऐसा आकार चक्र पाया जाता है। तो ये देखो चक्र इसके चारों तरफ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये चक्र आपको इस प्रकार यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय पाया जाता है, रिंग पाई जाती है, छल्लों की रिंग पाई जाती है, 6 छल्ले पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ 6 छल्ले पाए जाते हैं। और 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं, एक तो है शुक्र और एक है अरुण, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, प्लस 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें एक है मरकरी और एक है शुक्र, इन दोनों के अपने कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सारे 6 ग्रहों के उपग्रह पाए जाते हैं। राइट, याद करना है, साथ साथ में मेहनत करनी है, इमेजिनेशन करना है। बहुत सुंदर टॉपिक है, हमारा सौर मंडल पढ़ रहे हैं, पिक्चर बनानी है माइंड में कि कैसे कैसे क्या क्या सीन हो रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत हम जीरो वाली चीजें पढ़ रहे हैं। 6ठी क्लास के बच्चे बन जाना है आप सभी को, 6ठी क्लास के बच्चे। ठीक है, एकदम शून्य हो जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से पढ़ रहा हूं, जीरो से सीख रहा हूं, चीजों को जीरो से देख रहा हूं। ठीक है, तब तो मजा आएगा। राइट, चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। यहां पर ये सारी चीजें हो गई, कहां तक पहुंचे थे हम, शुद्र ग्रह तक पहुंचे थे। उसके बाद में जुपिटर हो गया सबसे बड़ा ग्रह, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, शनि ग्रह। ठीक है, शनि के चारों तरफ ऐसी वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। ठीक है, शनि का एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। और फोबोज और डिमोज किसके उपग्रह हैं, यहां पर मार्स के हैं। फोबोज ये पूछे गए इसलिए मैंने नाम लिखाए हैं, डिमोज ये किसके उपग्रह हैं, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और पृथ्वी का तो आप सबको पता, चंद्रमा है ही। ठीक है, और लास्ट में फिर कौन बच गए, 2 जुड़वा बच गए, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण क्लॉकवाइज घूमता है, लास्ट में वरुण ग्रह है, छोटा ग्रह है। वरुण को शीतल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वरुण है इसको क्या कहते हैं, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे शीतल ग्रह है। क्यों, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूर है, सबसे बाहरी पेटी में है। ये सूर्य है, यहां पर मान लीजिए ये सूर्य है, ये सबसे बाहर कौन सा है, नेपच्यून है ना। तो इसके लिए इसको शीतल ग्रह कहा जाता है, सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा, चलिए आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है पृथ्वी। पृथ्वी पर जाने से पहले 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जाने से पहले हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखो, एक तो है आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, और एक है यहां पर बाह्य ग्रह, आउटर ग्रह। ठीक है, इनमें अंतर देखना है कि अंतर क्या होता है, याद रह जाएगा। इसमें अंतर देखते हैं कि अंतर क्या होता है। जो आंतरिक ग्रह है इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों को हम यहां पर कहते हैं पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह को हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन या जोवियन ग्रह कहते हैं। राइट, आंतरिक ग्रह किसके बने होते हैं, ये
चट्टानों के बने होते हैं, चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको चट्टानीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानीय ग्रह भी कहा जाता है, राइट। और जो जोवियन ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, ये किसके बने होते हैं? गैस एवं तरल पदार्थ के बने होते हैं, गैस एवं द्रव से निर्मित होते हैं, राइट। जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये चट्टानीय ग्रह हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? गैसियस प्लैनेट, गैसीय ग्रह भी कहते हैं, राइट। उसके बाद में इधर आते हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, इसमें कौन कौन से ग्रह शामिल होते हैं? तो इसको हमने देख लिया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या आ जाएगा? मंगल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्रह शामिल होंगे? इसमें हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, शुक्र, सॉरी बृहस्पति शुक्र नहीं, शनि, शनि, अरुण और वरुण शामिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आते हैं यहां पर, और क्या आ जाएगा? जो आंतरिक ग्रह हैं इनका आकार क्या है? छोटा आकार है। आंतरिक ग्रह हैं इनका आकार छोटा है। ठीक है, जो बाह्य ग्रह हैं इनका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, बाह्य ग्रहों का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है कि जो आंतरिक ग्रह है इनका घनत्व कैसा है। ठीक है, इनका घनत्व कैसा है? तो इसका घनत्व क्या है? घनत्व बहुत उच्च घनत्व पाया जाता है, उच्च घनत्व पाया जाता है। कोई भी छोटा पिंड होता है तो उसमें घनत्व उच्च होता है, कोई भी बड़ा पिंड होता है तो उसमें घनत्व कम होता है, क्योंकि ये गैसों से बने हैं, ये चट्टानों से बने हैं तो घनत्व उच्च होगा, ये गैसों से द्रव से बने तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व कम पाया जाता है, इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, न्यून घनत्व होता है, राइट। आकार हो गया, घनत्व हो गया, ये अंतर है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं हमारी पृथ्वी पर, राइट। अब आते हैं पृथ्वी पर। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह के चित्र भी आपने देख लिया था अच्छे से। चलिए अब देखो यहां पर पृथ्वी, तो पृथ्वी भी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध शुक्र के बाद में तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी ग्रह है, प्लस आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है, आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी ये चपटी होती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी से, पृथ्वी का आकार कैसा है? ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? मैं जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास लेने जाता हूं, पढ़ाने जाता हूं, मेरी पहली क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ होती है ना कॉलेज में, तो मैं वहां पे बच्चों से यही क्वेश्चन पूछता हूं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, ये कौन बताएगा? कोई कहता है फुटबॉलाकार है, कोई कहता है गोलाकार है, कोई कहता है अंडे के आकार का है, कोई कहता है वृत्ताकार है, कोई कहता है दीर्घवृत्ताकार है, कोई कहता है बोलाकार है। तो ना तो पृथ्वी का आकार बोलाकार है, ना ही पृथ्वी का आकार फुटबॉलाकार है। तो ना ही बोलाकार, ना ही फुटबॉलाकार, ना ही दीर्घवृत्ताकार, ना ही वृत्ताकार, ना ही गोलाकार, ना ही अंडाकार। तो पृथ्वी का किसी के समान कोई आकार नहीं है। पृथ्वी का अपना स्वयं का एक विशेष आकार है जिसका नाम है जियोइड। जिसका नाम क्या है? जियोइड। हिंदी में इसको कहते हैं लधवक्ष गोलाब। क्या कहते हैं? लधवक्ष गोलाब, या इसको भूआब कहते हैं। थोड़ा सा और हम टेक्निकल भाषा में जाएंगे तो इसको कहा जाता है लधवक्ष, इसको लधवक्ष गोलाब कहा जाता है। या आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? भूआब भी लिख सकते हैं, लधवक्ष भूआब लिख सकते हैं, गोलाब या भूआब। ये पृथ्वी का अपना एक विशेष आकार है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। इंग्लिश में इसको जियोइड कहा जाता है। ये अपना एक विशेष आकार है, राइट। पृथ्वी किसी के समान नहीं है, पृथ्वी का अपना एक विशेष आकार है, खुद की आकार आकृति है, उसका एक नया नाम है, जो नाम है क्या है? यहां पर जियोइड है। ठीक है, तो अपना जो ग्लोब होता है वो जियोइड आकार का होता है। ठीक है, लधवक्ष गोलाब होता है जो गोलाब के समान है, राइट। इसको हम भूआब कहते हैं।
ठीक है, तो भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भूभाग का अर्थ क्या हो गया, जियोइड का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, पृथ्वी के समान के आकार को हम जियोइड कहते हैं। राइट, चलें आगे। चलिए, तो पृथ्वी, देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि किन कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, किन कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है और इस अद्भुत ग्रह पर यह बुद्धिजीवी प्राणी मानव पाया जाता है, ऐसा क्या है। तो यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, पर्यावरण पाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, प्लस पृथ्वी पर क्या है, इसका जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान क्या है, न तो अधिक, पृथ्वी बहुत अधिक गर्म भी नहीं है और न बहुत ठंडा, ना तो बहुत कम तापमान है। इसका औसत तापमान पृथ्वी का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मानव की उत्पत्ति विकास के लिए मतलब औसत सही है, उचित तापमान है। ठीक है, प्लस पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, यहां पर पृथ्वी पर गैस प्लस जल पाया जाता है, स्वच्छ जल, गैस प्लस जल की उपस्थिति के कारण से ये सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। प्लस और यहां पर क्या पाया जाता है, जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए यहां पर आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस पाई जाती है। प्लस यहां पर और क्या है, मृदा पाई जाती है, मृदा, उपजाऊ चट्टानीय मृदा, उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिसमें फसलें हम उगा पाते हैं और मानव अपना जीवन व्यतीत करता है, पेड़ पौधे अच्छे से फलित फूलित होते हैं। तो इस प्रकार की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कारण पृथ्वी क्या है, इसका सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। राइट, चलिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि 2/3 सतह इसकी ढकी हुई है पानी से, इसलिए ये ब्लू ब्लू है। आज तो है पानी पानी, एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था। तो यहां पर ब्लू नीला ग्रह है, नीला रंग है जो हमें जल की वजह से दिखाई देता है। चलते हैं आगे, ये आपको देखिए यहां पर कितना अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है ना, कितनी एकदम शांति सा, एकदम यूनिवर्स महसूस हो रहा है कि बस यहां पर ऐसे दृश्य सामने हो, बैठ जाएं और मेडिटेशन करें, योगा करें, है ना, ऐसी फीलिंग यहां पर आ रही है। राइट, तो ये क्या है, ऐसा परिदृश्य है। ठीक है, आज ये ऐसा परिदृश्य है। ठीक है, पृथ्वी आप देख पा रहे हैं। चलते हैं आगे, अब आती है बात यहां पर चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। राइट, और चंद्रमा के बारे में अभी हमने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूम रहा है। मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा फास्ट। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो ये पृथ्वी से काफी क्या है, छोटा है, पृथ्वी के आकार से काफी क्या है, छोटा आकार है किसका, चंद्रमा का। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये काफी नजदीक है। अगर सूर्य से तुलना करें तो सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर पर है, ये केवल 3,84,000 किलोमीटर पर है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी की अपेक्षा काफी नजदीक है, हमसे लगभग केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर ही है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में मैं बताकर आया हूं, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है चंद्रमा। राइट, आकार में वैसे काफी छोटा है। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण चंद्रमा 27 दिन में पूरा करता है और अपने स्थान पर भी 27 दिन में घूमता है। ठीक है, लगभग इतनी ही समय में ये अपना अक्ष का मतलब है अपने घूर्णन, एक चक्र पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का हम हमारी तरफ से देखेंगे एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण और चंद्रमा का परिभ्रमण समान दिवस में पूरा होता है। राइट, समान दिवस में पूरा होता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर, इसको हम देखेंगे चंद्रमा की अमावस्या कैसे होती है, पूर्णिमा कैसे होती है। एनसीईआरटी में वैसे नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में केवल इतना दे रखा है कि जो अंधेरी रात है वो अमावस्या है और जो फुल मून है वो क्या है, पूर्णिमा है। इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आगे चले, तो बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर अपनी ये क्लास। उसके बाद में आते हैं, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहां न पानी है न वायु है, ना ही यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब पूरे पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण ही यहां पर पाया जाता है। इसलिए चंद्रमा में आराम से आप फूले फूले रहते हैं, हवा में रहते हैं ना। जितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है उसका 1/6 भाग ही केवल कहां पाया जाता है,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, पानी भी नहीं है, वायु भी नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो हमें फुल मून के टाइम दिखाई देते हैं। पूर्णिमा के समय हम चांद को देखते हैं तो कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, वो पर्वत, पठार, मैदान जो भी है वहां पर, ये सारी चीजें हैं। पूर्णिमा के दिन ये चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, इसके धब्बे को देखा जा सकता है, हम कुछ सब कुछ देखते भी हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चंद्रमा है, देखो दो चीजें हैं यहां पर। घटते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहते हैं? घटते चंद्रमा के पखवाड़े को यहां पर क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ये प्रथम पखवाड़ा होता है। ठीक है, प्रथम पखवाड़ा होता है जो कि क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है, चंद्रमा घट रहा है। राइट, चंद्रमा बड़ा है, फुल मून से, पूर्णिमा से जो दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा के जो दूसरे दिन से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। तो ये प्रथम पखवाड़ा होता है। अब ये जो कृष्ण पक्ष है, एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसे ही जो अपने क्या हो जाएगी, 14 के बाद में जो उसको क्या बोलेंगे? पूनम बोलेंगे। जो 15वां दिन होता है पूनम होता है। तो सॉरी, 15वां दिन होगा वो अमावस्या होगा। तो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है वो क्या होता है? अमावस्या होता है। इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को हम क्या बोलते हैं? यहां पर शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के दूसरे दिन से होती है। ठीक है, ये क्या है? द्वितीय पखवाड़ा है। ये द्वितीय पखवाड़ा है, शुक्ल पक्ष है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये कौन बताएगा? कमेंट करके फटाफट बताइए। चंद्रमा की सतह पर पहले व्यक्ति कौन है? कब पहला पैर इस पर रखा? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहां का विद्वान है? कहां का वो है, अंतरिक्ष यात्री है? ये अमेरिका का है, यूएसए का है। इसने चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले कदम लगा। अब कौन बताएगा कि भारत का पहला व्यक्ति जो चंद्रमा की धरती पर पैर रखा? ठीक है, भारत का पहला व्यक्ति कौन है जो चंद्रमा पर गया? ठीक है, आप सब लोग हो जो क्लास देख रहे हो, आपके अंदर जिज्ञासा है, आगे बड़ा नाम करोगे, बड़ा काम करोगे तो चंद्रमा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज तक कोई भी भारतीय चंद्रमा की धरती पर नहीं गया है। ठीक है, कोई भी भारतीय अभी तक चंद्रमा की धरती पर नहीं गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलिए। उसके बाद में आता है यहां पर चंद्रमा में किस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा होती है। चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो बहुत अधिक शॉर्ट में बताऊंगा कि एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो बहुत शॉर्ट में, और आप सब जानते भी हैं। ठीक है, शॉर्ट में कैसे देख सकते हैं हम? आप सबको पता है कि यहां पर ये क्या है? ये जो लाइट आ रही है यहां पर, ये सूर्य की ऊर्जा आ रही है। इधर क्या है? सनलाइट है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूर्य है। ठीक है, ये सनलाइट है, सूर्य है। और बीच में हमारे यहाँ पर ये क्या है? ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। राइट, और पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या निकाल रहा है? चक्र। यहाँ पर ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्र निकाल रहा है। राइट, ये चारों तरफ चक्र निकाल रहा है। तो यहां पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, ठीक है, ये यहां पर ये चंद्रमा है। ठीक है, इसको न्यू मून कहते हैं। जो ब्लैक चंद्रमा होता है अमावस्या, ये न्यू मून है। और जो चमकता हुआ चंद्रमा होता है उसको फुल मून कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये न्यू मून है। तो अब क्या होगा कि हम यहां पर पृथ्वी पर हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा का जो 15वां दिन होता है, मतलब जब चंद्रमा सूर्य चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ही कक्षा में स्थापित होते हैं, तो यहां पर चंद्रमा का जो पीछे का भाग है वो एकदम ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का अग्र भाग ही चमकीला होता है। तो चंद्रमा का जो पीछे का भाग है, आधा भाग ब्लैक दिखाई देता है। इसको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अमावस्या कहते हैं। राइट, तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होती है, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। इसलिए पृथ्वी से जब सूर्य को देखेंगे तो जो सूर्य की जो चमक है वो चंद्रमा के सूर्य की तरफ वाले भाग पर होगी। पीछे वाला भाग क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, ये भाग हमें क्या दिखाई देगा? ये ब्लैक दिखाई देगा। तो ये चंद्रमा का आधा भाग ब्लैक दिखाई देगा। तो चंद्रमा हमारे यहां से पूरा क्या दिखाई देगा? ब्लैक, जिसको हम काली रात कहते हैं, काली रात। राइट, चलिए, अमावस्या की रात।
ठीक है, अमावस्या को कौन पैदा हुआ, किसका बर्थडे अमावस्या के दिन आता है, बड़ा खतरनाक माना जाता है वो। चलिए उसके बाद में क्या होगा, वही देखो यहां पे ये न्यू मून है, तो जो ये यहां से चंद्रमा न्यू मून से मतलब अमावस्या से चंद्रमा चलकर यहां तक पहुंचेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष नहीं, सॉरी शुक्ल पक्ष, ये प्रथम पखवाड़ा नहीं है, ये क्या होगा यहाँ पर शुक्ल पक्ष होगा। ठीक है, चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा भाग हमें दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई देगा। जब चंद्रमा मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो जो चूंकि चंद्रमा का आकार छोटा है, तो इस सूर्य का प्रकाश किस पर आ रहा है, चंद्रमा पर। तो अब जब हम पृथ्वी से इस चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा हमें क्या दिखाई देगा, कंप्लीट चमकता हुआ दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, पूर्णिमा को। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष बढ़ रहा है आगे, ये शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है, इसको हम फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। यहां से वापस इस पूर्णिमा के बाद में वापस क्या स्टार्ट होता है, प्रथम पखवाड़ा जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष का ये अंतिम दिन क्या होता है, यहाँ पर ये पूर्णिमा होती है जिसमें ब्लैक चंद्रमा दिखाई देता है, ये पूर्णिमा है, राइट। सॉरी पूर्णिमा कैसे हो गया, नहीं ये तो अमावस्या होगी। ठीक है, ये अमावस्या है जिसमें चंद्रमा एकदम ब्लैक दिखाई देता है, राइट। और बाकी ये सेम चीजें आगे बढ़ती जाती है। तो ये अष्टमी है, जब अष्टमी होती है तो चंद्रमा आधा दिखाई देता है, जब ये अष्टमी होती है तो चंद्रमा आधा दिखाई देता है। तो ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, राइट। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। इसको फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है, इसको थर्ड क्वार्टर कहा जाता है। चलिए आगे। तो इस प्रकार ये सूर्य अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी आगे बढ़ती है। इसके बीच में भी उपभू अपभू की स्थितियां बनती है, उपसौर अपसौर की स्थितियां बनती है, उसको अभी यहां पर हम इस क्लास में नहीं देखेंगे, राइट। चलते हैं आगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन और है आप सभी से कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा आगे, ग्रह आगे, उपग्रह आगे। तो तारे उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य अन्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इंग्लिश में इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबको पता है या नहीं पता, अभी पूरा क्षुद्र ग्रह की पट्टी पढ़ाकर आया हूं आपको। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, पत्थर के छोटे छोटे ठोस टुकड़े जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको कहते हैं हम उल्का पिंड। उनको हम क्या कहते हैं, यहां पर उल्का पिंड कहते हैं, राइट। ये उल्का पिंड कहलाते हैं, ये उल्का पिंड है। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, बताइए। जो अभी हम देख रहे थे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है, और इसके बीच में ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, राइट। तो ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है, याद रहेगा। अभी ये आपको पूरा चित्र में बताकर पूरी पट्टी और समझाकर आया हूं, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते क्या है, इनका प्रभाव इफेक्ट क्या होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस पिंड होते हैं, छोटे पिंड होते हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो असंख्य समूह में होते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाते हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। लोग भूल जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मंगल और बृहस्पति के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं, मतलब मेन प्लैनेट के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटे, अलग हुए, फिक्स कक्षा में स्थापित हो गए, मंगल और बृहस्पति के बीच में, और उस फिक्स कक्षा में स्थापित होकर सूर्य के चारों तरफ चक्र निकाल रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद में है मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो मीटियोर्स में उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड भी ऐसे छोटे ठोस कण होते हैं, पत्थर के समान टुकड़े होते हैं, जो कभी कभार हमारे यहाँ पर धरती पर भी आ जाते हैं। उल्का पिंड बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, उल्का पिंडों से जब उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता है तो ऐसे उल्का पिंड से निर्मित झीलें भी पाई जाती है।
ठीक है। तो यहां पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, जलते हुए आग के गोले के समान पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। बहुत सारे तो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम रात को देखते भी हैं, बहुत सारे जलते हुए है ना, घर्षण करते हुए तारे हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो वो उल्कापिंड होते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, रात्रि में हम देखते भी हैं, तो वो वायुमंडल के बाहरी वायुमंडल में ही नष्ट होकर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है तो इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। प्लस एक क्वेश्चन अभी नेट में आया है, पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है कि जो मध्य मंडल में, ध्यान से देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल में जो बादल पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मध्य मंडल में जो बादल पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? निशादीप्त बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? निशादीप्त बादल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। निशादीप्त बादल, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। अब ये नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहां बनते हैं? ये मध्य मंडल में बनते हैं। मध्य मंडल में किस कारण से बनते हैं? उल्कापिंडों के कारण से बनते हैं। उल्कापिंड कहां पर प्रवेश कर जाते हैं? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में जो भी नमी पाई जाती है, और नमी और मध्य मंडल में जो आयन है वो आपस में टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उससे ऊर्जा के साथ साथ कुछ ऐसे यहां पर निशादीप्त बादल पाए जाते हैं जो रात्रि में चमकते हुए दिखाई देते हैं। निशादीप्त बादल, इसको क्या कहते हैं? निशादीप्त बादल को हम कहते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ये पूछा गया है कि निशादीप्त बादल कहां बनते हैं, किस कारण से बनते हैं? तो उल्कापिंडों के साथ नमी के टकराव से, नमी के मिश्रण से ये निशादीप्त बादल बनते हैं। उल्कापिंडों के चारों तरफ नमी क्या कर लेती है? वो आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करती है, और यहां पर ये ऐसे हल्के छोटे बादल बन जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, ये जलते हुए हमें दिखाई देते हैं इस प्रकार। ये टुकड़ा क्या है? उल्कापिंड का है, जो आकाश से हमें प्राप्त होता है। दिख रहा है आपको? ये उल्कापिंड है। ठीक है, मीटरॉइड्स है। ठीक है, पर ये जल क्यों रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायुमंडल के घर्षण से जल रहा है। चलते हैं आगे। अब लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? यहां पर लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? तो लाखों तारों का समूह अभी हम देख कर आए हैं, क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। ठीक है, ये आकाश गंगा नदियों के समान होती है, इसलिए इसका नाम हमने आकाश गंगा रखा है। ठीक है, आकाश गंगा। और लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है, जिसको अभी हम स्टार्टिंग में देख के आए हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? कमेंट करके बताइए, कौन बताएगा? यहां पर है मिल्की वे। ठीक है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? वो है मिल्की वे आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे आकाश गंगा एक सर्पिलाकार आकाश गंगा होती है। ठीक है, ये एक सर्पिलाकार आकाश गंगा होती है। इस प्रकार कैसी होती है? वो इस प्रकार होती है। राइट, इस आकाश गंगा के अंदर ही हमारा सौर मंडल पाया जाता है। सूर्य और अन्य सारे ग्रह इसी आकाश गंगा में पाए जाते हैं। आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। ठीक है, लाखों तारों का समूह आकाश गंगा, लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड है। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में, मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं पाई जाती है। उस आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा है मिल्की वे। इस मिल्की वे में हमारा सारा सौर मंडल, सूर्य और अन्य ग्रह पाए जाते हैं। राइट, तो यहां पर आकाश गंगा को देखते हैं यहां पर। ठीक है, आकाश गंगा क्या है? फटाफट देखते हैं। तारे, इसको स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह, खुले आकाश में तारों का एक समूह, एक ओर से दूसरी ओर फैली एक खुली पट्टी के समान एक चमकदार रास्ता आकाश गंगा, एक चमकदार मार्ग या पट्टी आकाश गंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है। सौर मंडल की आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं, जिसमें सौर मंडल पाया जाता है। अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, सर्पिलाकार आकार में होती है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। राइट, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक नदी के समान, प्रकाश की एक बहती हुई नदी के समान किया गया है, इसलिए इसको मिल्की वे कहते हैं। प्रकाश सफेद कलर का होता है, दुग्ध गंगा। ठीक है, इस मिल्की वे को क्या कहते हैं? दुग्ध गंगा भी कहते हैं, श्वेत गंगा भी कहते हैं। जो श्वेत सर्पिलाकार नदी के समान बहती हुई गंगा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा रखा गया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर ये मिल्की वे है, ये आकाशगंगा है, ये सफेद इस प्रकार की नदी की बहती प्रकाश की धारा है। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको या नहीं दिखाई दे रही है? अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो अंदर का भाग है इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, ये अंदर का भाग है, ठीक है, इसको ब्लैक होल कहते हैं, जहां पर सर्वाधिक उच्च घनत्व में पाया जाता है, जो सारे सिस्टम को बाहर से अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर हमारा ये क्या है, सोलर सिस्टम है। इस इतनी बड़ी आकाशगंगा का एक सोलर सिस्टम है। तो एक आकाशगंगा में हजारों सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक आकाशगंगा में कई सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, वो जो सिस्टम है हमारा, ये सौर मंडल है। ठीक है, ये सौर मंडल है। बाकी आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें और है। सौर मंडल, इसके अलग अलग बल्ज होते हैं। मिल्की वे जो है, ये मिल्की वे क्या है, हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी होती है, इसको मतलब सर्पिलाकार आकाशगंगा कहा जाता है। लाइट ईयर्स एक्रोस, 1 लाख लाइट ईयर्स एक्रोस इसकी क्या है, वो दूरियां हैं। 100 बिलियन स्टार इसमें पाए जाते हैं, 100 बिलियन तारे इसमें पाए जाते हैं। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल इसके बीच में पाया जाता है, ये ब्लैक होल होता है, इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंटेन ओवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम को भी ये अपने साथ रखती है मिल्की वे आकाशगंगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब यहां पर ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादल और गैस से मिला हुआ एक रूप है, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं। और इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि जो अनंत है, ठीक है, जो अनंत है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं कि कहां तक हम प्राप्त कर सकते हैं, कहां तक हम जा सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड अभी भी हमारे लिए क्या है, रहस्य बना हुआ है। ठीक है, जिसकी प्रारंभ से ही रोमन, यूनानी भूगोलवेता, अरब भूगोलवेताओं ने खगोल विज्ञान के बारे में, टोलमी, अल मसूदी, अल बरूनी, इदरीसी, सब ने इसके बारे में खोज करने का प्रयास किया। लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें हमें नॉलेज मिल रहा है और वैसे वैसे ये आगे बढ़ रही है चीजें। ठीक है, अब जो ये चित्र एनसीईआरटी का आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एक जो सबसे बड़ा है वो क्या है, सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, एक ब्रह्मांड में कई सारी क्या है, आकाश गंगाएं हैं। लाखों आकाश गंगा है एक ब्रह्मांड में। ठीक है, आकाश गंगा का एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, ये मिल्की वे, इस मिल्की वे में क्या है, इस मिल्की वे में हमारा क्या है, यहां पर सौर मंडल है। इस मिल्की वे में हमारा सौर मंडल है। राइट, अब इस सौर मंडल में क्या है और, ठीक है, इस सौर मंडल में और क्या है, इस सौर मंडल में है यहां पर 8 ग्रह। ठीक है, सूर्य, इस सौर मंडल में क्या है, तारे हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं, है ना, इसको और तो हम और डिफाइन कर सकते हैं। आकाशगंगा किससे बनी है, हजारों तारों से। ठीक है, इसका निर्माण क्या हुआ है, हजारों तारों से हुआ है। ठीक है, तो हजारों तारों से मिलकर एक आकाशगंगा बनी है जिसका नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे के जो केंद्र में तारा है, उस तारे का नाम क्या है, यहां पर सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे क्या निकलते हैं, ग्रह चक्कर काटते हैं। ठीक है, इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं, यहां पर सौर मंडल कहते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो इन ग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, वो है पृथ्वी। और पृथ्वी पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राणी कौन सा है, वो है मानव। ठीक है, तो ये एक चक्र है इस प्रकार कि हजारों ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हजारों लाखों आकाशगंगाएं हैं, उन आकाशगंगाओं में हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, उन तारों से मिलकर, उन तारों के एक समूह से मिलकर एक आकाशगंगा बनी है जिसका नाम है मिल्की वे। उस मिल्की वे के केंद्र में क्या है, सूर्य है। ठीक है, उस सूर्य के चारों तरफ कई सारे ग्रह चक्र निकालते हैं जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में एक विशेष ग्रह है, अद्भुत ग्रह, जिसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी पर एक अद्भुत जो है मानव है। राइट, एक अद्भुत प्राणी है जिसका नाम है मानव। ठीक है, तो ब्रह्मांड से छोटा आकाशगंगा, आकाशगंगा से छोटा सौर मंडल में छोटा पृथ्वी, और पृथ्वी में हमारे ये अद्भुत प्राणी बेटा है जिसका नाम है मानव। राइट, तो इस प्रकार का ये चक्र चलता है यहां पर। ठीक है, अब ये एक सारणी, एक चित्र अपने एनसीईआरटी में 6 क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। राइट, यहां पर ये एक चित्र एनसीईआरटी
सारणी में दे रखा है बृहस्पति, यूरेनस, शनि और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें जो नीचे दे रखा है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इसके बारे में मैं पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें जो लिख रखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसके जो कंटेंट लिखा है इसकी मैंने एक सारणी बना दी है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली है कि बाहर जाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, शनि और ये शुद्र ग्रह की पट्टी कैसे क्या पाई जाएगी, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये शुद्र ग्रह की पट्टी है, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, सबसे शीतल ग्रह है बाहर वाला। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये पट्टी आप जो नीचे दे रखी थी ओरिजिनल चित्र में, इसको मैंने एक सारणी में डाल दिया है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है 88 दिन में और अपने घूर्णन करता है 59 दिन में। ठीक है, शुक्र ग्रह है 255 दिन में, पृथ्वी है 365 दिन में और अपने ही स्थान पर घूर्णन करता है 1 दिन में। ठीक है, और इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब चंद्रमा का मतलब है उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह 1 है, मंगल के उपग्रह 2 है। ठीक है, फोबोस डिबोस मैंने बताया था, मंगल भी 1 दिन में अपने स्थान पर घूम जाता है, 687 दिन में घूमता है किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। बृहस्पति को सूर्य के चारों तरफ घूमने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, इतना बड़ा है। ठीक है, शनि को 29 साल, यूरेनस को 84 साल और नेपच्यून को 164 साल लगते हैं सूर्य के चारों तरफ पूरा चक्र काटने में, क्योंकि सबसे अधिक दूर पर है, सबसे अधिक दूरी स्थिति पर है इसलिए। और 16 घंटे में अपने स्थान पर सबसे अधिक कम समय में ये घूम जाता है। ठीक है, और ये इनके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, राइट। तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मोटा मोटा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए समाप्त करें क्लास को। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो खगोलीय पिंड और उनकी गति के बारे में अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, एस्ट्रोलॉजर तो ज्योतिष होता है, एस्ट्रो इसको हम कहेंगे खगोल शास्त्री। क्या कहते हैं हम, खगोल शास्त्री कहते हैं। तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन है, आर्यभट्ट है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता लगाया, अंतरिक्ष के बारे में पता लगाया। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में पता लगाया, यूनिवर्स का अध्ययन किया। ठीक है, नक्षत्र विज्ञान का, नक्षत्रों का अध्ययन किया आर्यभट्ट ने। तो ये हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध प्राचीन खगोल शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का आभार। मुझे उम्मीद है इस क्लास को आपने गंभीरता के साथ देखा होगा। इसकी जो ये पीपीटी है जो हमने पढ़ा है, ये टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज सेव करके मैं डलवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, पहली क्लास थी 8 बजे होनी थी, है ना, तो क्लास लेते लेते लेट हो गया मैं, रिकॉर्डेड क्लास अभी मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी है, जो देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही मिलते हैं विद्यार्थियों, अच्छे से आप करते रहिए, बढ़िया प्यार से क्लासों को देखते रहिए, धैर्य के साथ। मैं भी धैर्य के साथ, मेहनत के साथ इन क्लासों को रोकूंगा नहीं, लेता रहूंगा। कभी कभार कोई गैप भी आ गया तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी, कोई कारणों से गैप आ सकता है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि निरंतरता बनी रहे, धैर्य के साथ, और मेहनत निरंतरता जारी रहे, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि निरंतरता की जीत होती है। ठीक है, तो हम भी निरंतरता के साथ जीतेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला चैप्टर आप पढ़ के आइएगा, जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ के आइएगा। सेकंड चैप्टर में अक्षांश देशांतर है, तो जो नई एनसीईआरटी है और पुरानी एनसीईआरटी दोनों को मर्ज करके मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी नहीं लगी, क्लास में और क्या सुधार किया जा सकता है, आपका सुझाव भी हार्दिक आमंत्रित है। चलिए, थैंक यू।